नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में इस समय जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब सीट शेयरिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जिसमें महागठबंधन तो एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहीं एनडीए में खींचतान इतनी बढ़ चुकी है कि जीतन राम मांझी ने चुनाव में न उतरने की तक धमकी दे दी है। लेकिन बीजेपी के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती वोट चोरी का दाग मिटाने की है। दरअसल एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट आई है, उसमें अब और गड़बड़ियां सामने आई हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव है एक बहुत ही शानदार मीडिया, और उस मीडिया यानी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट को पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है आपके सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस ने लिखा है कि बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर बड़े स्तर पर वोट चोरी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई वोटर लिस्ट में 14,35,000 फर्जी वोटर हैं। करीब 1,32,00,000 वोटर फर्जी पते पर जोड़े गए। मृतकों के नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल हैं। एक ही नाम वोटर लिस्ट में कई बार दर्ज हैं। 12 चट्टी विधानसभा के मकान नंबर 6 में 877 वोटर दर्ज हैं। मटिहानी विधानसभा के एक घर में 855 वोटर दर्ज हैं। परसा विधानसभा के एक घर में 853 वोटर दर्ज हैं। पिपरा विधानसभा के एक मकान में 505 और एक अन्य घर में 442 वोटर दर्ज हैं। नई लिस्ट आने के बाद साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग वोट चोरी में लगे हैं और एसआईआर इनका नया हथियार है। लेकिन नरेंद्र मोदी, याद रखें, उनका वोट चोरी का खेल जनता समझ चुकी है और चुनाव में जवाब देगी। कांग्रेस ने दोस्तों चुनाव आयोग की पोल तो खोली है इस ट्वीट के जरिए। मोदी को जो अल्टीमेटम दिया है उसमें भी अब बीजेपी को डरना चाहिए, क्योंकि एक ही हथियार जंग में बार बार इस्तेमाल हो तो उसका असर खत्म हो जाता है। यहां वोट चोरी के हथियार को कांग्रेस ने पकड़ा है और अब उसे खत्म करने का काम जनता करेगी, ऐसा उसका दावा है। तो बीजेपी के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। वहीं उसके सहयोगी दल भी काफी टेंशन में दिख रहे हैं। चिराग पासवान की मांग भी बीजेपी को उलझन में डाल रही है। अगर कम सीटें मिलने से नाराज चिराग पासवान फिर से अकेले लड़ने उतर जाएं या प्रशांत किशोर के साथ हो जाएं तो फिर कई समीकरण बिगड़ सकते हैं। और वैसे भी प्रशांत किशोर ने चेतावनी दे दी है कि वो छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े वोट कटुआ साबित होंगे। इधर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि महागठबंधन की हार के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। जिस तरह पहले से महागठबंधन की हार की बात हो रही है, उससे बीजेपी का गेम प्लान समझा जा सकता है। बीजेपी बिहार में अपने दम पर आरजेडी और कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो फिर एआईएमआईएम, जनसुराज पार्टी जैसे दलों के कंधों पर अपनी बंदूक रख सकती है। हालांकि इतने प्रपंचों के बावजूद क्या बीजेपी का गेम प्लान कामयाब होगा, यह देखना होगा, क्योंकि आज की तारीख में महागठबंधन मजबूती से टिका हुआ है और अपना कद बढ़ा रहा है। आज ही कांग्रेस ने सीट बंटवारे को लेकर अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें अजय माकन सहित अन्य नेता शामिल हुए और बताया जा रहा है कि बिहार की 25 सीटों को लेकर चर्चा की गई है और इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर भी मुहर लग गई है। आइए जरा स्क्रीनिंग कमेटी, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी बिहार की जिन सीटों पर मुहर लगाएगी, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मैसेज दिया जा चुका है। सुन लेते हैं जरा यहां बिहार कांग्रेस पार्टी के जो कर्ता धर्ता बिहार में है, यानी बिहार कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पे। आइए सुनिए। सर्वप्रथम आप सबको बहुत धन्यवाद। और आज हमने सीईसी की जो बैठक हुई, इसमें मैडम और अजय साहेब, तमाम लोग हुए और मैं सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूँ। अपनी ऑब्जर्वेशन खुद और हम लोगों ने अपना ऑब्जर्वेशन अपना ये दोनों तरफ से बहुत ही हम्बल बनी से हमारे नेताओं ने की। साथ ही साथ
गठबंधन के जो विषय है उस पर विस्तार से बात का विषय में जिज्ञासा आपकी दो चीज के हमेशा रहता है, खास करके कि सीटों की संख्या और खास करके कि आपके हिस्से में कौन कौन सा सीट आया और कौन उम्मीदवार। तो मैं आपको क्लियरली बोल दूँ, स्पष्ट बोल दूँ कि हम अपने हिस्से के और इंडिया गठबंधन के हिस्से से जो हम लोग बात करके अपने सीट निकाले उस पर हम बहुत मजबूती से हमने यहाँ CEC में क्लियरिटी से हमने वो सीट सारे अपने हिस्से के लोगों हमारे हिस्से वाले में स्क्रीनिंग कर और हमारा सीट जो हमारे पार्ट का था उस पर हमने मजबूती से हमने अपने उम्मीदवारों के नामों का पक्ष रखा। तो इससे अभी आपने सुन लिया, और इससे पहले कल देर रात तक तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन के सारे दलों के नेता जुटे और सीट शेयरिंग पर चर्चा की गई थी। एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि तेजस्वी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। एक तो उनकी मौजूदा सीट राघोपुर है और इसके अलावा मधुबनी के फुलपरास से भी तेजस्वी यादव खड़े हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह कदम मिथिलांचल में राष्ट्रीय जनता दल की पकड़ मजबूत बनाने के रणनीति का एक हिस्सा है और इसके साथ अति पिछड़ा वर्ग पर भी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश है। महागठबंधन में अब कौन कहां से लड़ेगा इसकी तैयारी हो रही है और उधर एनडीए में यही तय नहीं है कि सारे दल लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। जीतन राम मांझी का यह बयान जरा सुन लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं इसी मसले पे। अभी आपके पार्टनर को मैंने बोल दिया है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं, हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती उतनी सीट तो क्या करेंगे? पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी में एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यह साफ साफ जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि मनमाफिक सीटें नहीं मिली तो फिर एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसी धमकी के बाद अब एनडीए कितना एकजुट रहेगा या चुनाव में भीतरघात से बचा रहेगा एनडीए, ये भी सवाल उठ रहे हैं। इधर चीफ जस्टिस पर जूता यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप जानते हैं BR गवई साहब, उन पर जूता फेंकने के अपराध पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आज ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में जो कहा है उसे जरा सुन लीजिए, क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। जो घटनाएं सुप्रीम कोर्ट में घटी और सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश को उनका जो अपमान किया गया, वे हम उसको कंडेम करते हैं। तो सुन लिया आपने, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने के ऊपर जो कुछ हुआ उस घटना को कंडेम कर रहे हैं। यहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको बता दूं कि कल सीजेआई गवई की मां डॉक्टर कमल गवई और बहन कीर्ति गवई ने भी इस हमले को संविधान पर हमला बताते हुए निंदा की है। यानी राकेश किशोर जिन्होंने जूता फेंका, जूता फेंकने वाला जो वकील है, उसने भले इस मसले पर अपना जो पछतावा होना चाहिए था वो नहीं किया। उसने बताया फेंकने का भले ही उसे पछतावा न हो, लेकिन ट्रोल आर्मी इस अपराध की वाहवाही कर रही है और लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष इस लड़ाई को गंभीरता से ले रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ सियासत, बिहार के चुनाव और इन सब के बीच देश की जो न्यायपालिका है उस पर किस ढंग से हमले हो रहे हैं और इन सब के बीच बीजेपी कहां है और कहां है कांग्रेस पार्टी, एनडीए और कहां है इंडिया गठबंधन। तो आइए दोस्तों आज चर्चा करेंगे कि बीजेपी कैसे अपने फैलाए रायते को समेट नहीं पा रही है और सियासी दल दल में धंस रही है। एनडीए में घमासान और बीजेपी को ज्यादा नुकसान। बिहार एसआईआर पर बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे आया है सामने, इन सब का खुलासा यहां इस चर्चा में हम करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। बिहार की बात कर रहा हूं और प्रेम कुमार जी आप शायद बिहार में ही हैं, आपसे बेहतर कौन बताएगा
एसआईआर पर घमासान मचा हुआ है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट भी देख लिए। 14,32,000 वोटर्स फर्जीवाड़ा, 14,35,000 वोटर्स जो हैं नई लिस्ट में, 14,35,000 फर्जी वोटर हैं। करीब 1,32,00,000 वोटर्स फर्जी पतों पर जोड़े गए हैं। 1,32,00,000 वोटर्स फर्जी पतों पर जोड़े गए। छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। एक ही नाम वोटर लिस्ट में कई बार दर्ज हैं, एक ही नाम है और वोटर लिस्ट में कई बार दर्ज हैं। बाराचट्टी विधानसभा के मकान नंबर 6 में, बाराचट्टी विधानसभा के मकान नंबर 6 में 877 वोटर्स दर्ज हैं, एक ही मकान नंबर 6 में। मटिहानी विधानसभा के एक ही घर में 855 वोटर्स दर्ज हैं। परसा विधानसभा के एक ही घर में 853 वोटर्स दर्ज हैं। पिपरा विधानसभा के एक मकान में 505 और एक अन्य मकान में 442 वोटर्स दर्ज हैं। ये है नया इंडिया, ये है नरेंद्र मोदी का इंडिया और ये है ज्ञानेश कुमार गुप्ता का चुनाव आयोग। क्या कहेंगे? अजय जी, निश्चित रूप से ये बातें अभी तक जो सामने आई हैं एक रिपोर्ट के हवाले से सामने आई हैं और उसमें जो बात कही जाती है, ज्ञानेश कुमार जी ने कहा था कि बहुत सारे लोग के पास घर नहीं है, वो सड़कों पर सोते हैं, तो इसीलिए वैसे का 0 एड्रेस लिख दिया जाता है। तो अब बताया जाए कि भाई 1.3 करोड़, ये लगभग 1.4 है, 1,40,00,000 के करीब है, थोड़ा कम है। ये इतने सारे लोगों के पास बिहार में घर नहीं है। क्या बिहार में 7 करोड़ वोटर में से 1.4 करोड़ वोटर के पास घर नहीं है? तो ये तो जबरदस्त कबूलनामा है। तो दरअसल ये इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अब है कि हमारे बोलने से ज्यादा न्यायालय क्यों सो रही है, अदालत क्यों सो रही है? हमें तो अदालत की मिलीभगत दिखती है चुनाव आयोग के साथ में। भाई अदालत चुनाव के से जुड़े, एसआईआर से जुड़े मसलों को सुनवाई के लिए लगातार टालती जा रही थी। अब चुनाव इसी एसआईआर से बने हुए वोटर लिस्ट से होंगे। अब बताइए प्योर और इम्प्योर में क्या रह गया? आज जो वोटर लिस्ट है इसको क्या प्योर कहेंगे? डुप्लीकेसी है इसमें, बिना पते वाले हैं, जितनी विसंगतियां हो सकती हैं आपने बताया ही। 3-4 विधानसभा क्षेत्र में बताया कि मटिहानी, पिपरी और बाराचट्टी और एक जगह जो आपने बताया उसी रिपोर्ट के हवाले से एक मकान में 855 लोग रहेंगे। परसा विधानसभा एक घर में 853, तो 850 से ज्यादा लोग एक मकान में कैसे रह सकते हैं? जब ये बात सामने आई थी कर्नाटक में, तब सब लोगों ने कहा था कि नहीं, वहां तो डेली रहने वाले खाने वाले मजदूर वहां रहते थे और उस एड्रेस पर आते जाते रहते थे, इसलिए इतने लोग हो गए। अब बताइए 850 लोग के लिए क्या तर्क देंगे? इसका मतलब है जो बात कही जा रही थी, एसआईआर के लिए वक्त नहीं मिला और एसआईआर में जो मन में आया भर दिया गया, जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी थी नहीं अपनाई गई। ये चले थे शुद्ध करने के लिए और इसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। भाई ऐसे भी मेरी आपत्ति शुद्ध को लेकर होती है। भाई आप मतदाता सूची में सुधार कर सकते हैं, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। शुद्ध क्या कर रहे हैं? गंगा जल से शुद्ध कर रहे हैं, क्या है ये? यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन ये जो है शुद्ध, चुनाव आयोग की भाषा है कि वो शुद्ध कर रहे हैं, ये शुद्ध नहीं। अगर उन्हीं की भाषा में बोले तो आपने अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया। भाई क्या वोटर लिस्ट से मुसलमानों को, दलितों को, कमजोर तबके के लोगों को, महिलाओं को आप चुनाव से बाहर कर देते हैं तो मतदाता सूची शुद्ध हो जाती है क्या? ये बड़ा सवाल है। आप पूरा आंकड़ा सबके सामने है। भाई 33-34% मुसलमानों के नाम कट गए। जितने नाम जो कटे हैं उनमें से 33-34% हिस्सा मुसलमानों का है, बड़ा हिस्सा महिलाओं का है, दलितों का है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये मतदाता सूची को पूरी तरीके से खराब कर दिया गया है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इस मुद्दे को जितना और बड़ा होना चाहिए, ये खुलासा, इस खुलासे से जितनी सनसनी फैलनी चाहिए, हमें फैलती हुई नहीं दिख रही। ये खबर जितनी सनसनीखेज है,
उतनी सनसनी लोगों के बीच दिखाई नहीं दे रही है। उसको वोट चोरी, SIR इस नाम से लोग समझ जरूर रहे हैं, समझ विकसित हुई है, लेकिन ताजा जो है इसका जनता तक अभी ये बात पहुंची नहीं है कि इस तरीके से घोटाले हुए हैं, इस तरीके से हेराफेरी की जा रही है। चुनाव आयोग, ऐसे तो परसेप्शन बन गया है कि चुनाव आयोग और सरकार मिले हुए हैं, लेकिन अदालत भी मिली हुई है, ये बात लोग नहीं समझ रहे हैं। और उनको कहने में भी, हम लोगों को भी कहने में दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, ये तो फैक्ट्स बोल रहा है। अदालत आंखें बंद करके बैठी हुई है, अदालत में पूरी प्रक्रिया हुई, सुनवाई हुई, और सुनवाई में सारे सवाल रखे गए और अदालत पूछने के नाम पर बस क्वेरी करके छोड़ देता है, उस क्वेरी को अंजाम तक नहीं ले जाता है। तो अंजाम तक नहीं ले जाएगा, बेसिक सवाल, क्या गलत मतदाता सूची से वोट कराए जाएंगे? गलत मतदाता सूची से क्या गलत सरकार का तय नहीं होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि इन सवालों के साथ भी जो राजनीतिक गहमागहमी है वो भी दिख रही है, और इस चुनाव में हमें लगता है कि एनडीए के भीतर जिस तरह से आपाधापी मची हुई है, सीट बंटवारे में हर कोई एनडीए में असंतुष्ट है और उसका कोई समाधान दिखता नहीं है, सिवाय इसके कि जो कह देंगे मोदी शाह वो मानना पड़ेगा सहयोगी दलों को। तो सहयोगी दल आज बेचैन है कि अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मुंह दिखाएंगे। कोई जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, उनको समझ में नहीं आ रहा हम कैसे रिएक्ट करें। चिराग पासवान का की पार्टी तोड़ दी गई थी, उसके बावजूद वो हनुमान थे, लेकिन आज हनुमान का क्या हाल है समझ में आ रहा है। उनको कोई 25 सीट देने के लिए भी तैयार नहीं है बीजेपी। जीतन राम मांझी का क्या हाल है सबको देख रहे हैं। उनकी पार्टी के उनके सगा संबंधी जो चुनाव लड़के एमएलए बन रहे थे, अभी अलग अलग सीट मांग रहे हैं। हम अपने विधानसभा में रिपीट होने में उनको दिक्कत हो रही है, जनता दौड़ाने के लिए बैठी हुई है। तो ये हालात हैं एनडीए में, और ये समाधान फंसा हुआ है। दूसरी तरफ महागठबंधन है, हमें वहां भी छोटी मोटी जीच है, लेकिन ऐसी जीच नहीं है कि समाधान ना हो। और हमें लगता है कि आज से कल तक, ऐसे तो एक दिन पहले ही सब कुछ तय हो गया था, मौर्य होटल में 2 बजे का समय ले लिया गया था, और उसमें एक सीट शेयरिंग पर घोषणा होनी थी, लेकिन उसको एन वक्त पर वापस ले लिया गया, चूंकि वो मुकेश सहनी का एक पेज फंस रहा था कि मुकेश सहनी 12 के अलावा 6 ऐसी सीटें मांग रहे थे 18 में, जिसमें कि माले की जीती हुई सीट, कांग्रेस की जीती हुई सीट, आरजेडी की जीती हुई सीटें थी, और यहां पर फंसा था। वरना सब कुछ तय था, सीएम, डिप्टी सीएम सबका ऐलान होने वाला था। हमें लगता है कि आज तो अब संभव नहीं लगता। आज कांग्रेस की सीट हुई, आपने बताया 25 सीटों पर नाम जो है फाइनल भी हुआ है, और राजेश राम जी भी बोलने के लिए आए, लेकिन कल तक सीट शेयरिंग का कोई ना कोई फॉर्मूला लेकर के महागठबंधन सामने आ जाएगा। और हाँ, इसमें कुछ नई पार्टियां भी रोल अदा कर रही। हमने देखा आम आदमी पार्टी की भी सूची जारी हो रही है, एक सूची जारी हुई है, कल जारी होगी। 11 कैंडिडेट्स की एक सूची जारी हो चुकी है आम आदमी पार्टी। जी, जन स्वराज भी कल तक सूची देने वाला है। तो हमें लग रहा है कि सब गतिविधियां चरम पर हैं, और 1-2 दिन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन यहां भी महागठबंधन लीड लेता हुआ दिख रहा है प्रत्याशियों को तय करने के मामले में। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रत्याशियों को तय करने का मामला, यहां पर एक तरफ महागठबंधन का जो है वो आगे बढ़ चुका है। कांग्रेस 25 उम्मीदवारों की सूची ऑलरेडी तैयार कर चुकी है, नाम फाइनल हो चुका है। आज सीईसी की बैठक हुई कांग्रेस की, राजेश राम ने जो बातें कही आपने सुन ली, लेकिन उससे पहले जब चुनाव की बारी आएगी तो सामने होगा वह मतदाता सूची होगी, यानी वोटर्स के नाम होंगे। और वोटर्स के नाम क्या सचमुच सही हैं? कई सारे वोटर्स के नाम क्यों काट दिए गए जो अभी भी हैं? कई जिंदा लोगों को मृत क्यों घोषित किया गया? एक ही घर में 850 से ज्यादा मतदाता कैसे आ गए? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब पहले ढूंढना होगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ना होगा, वरना ये चुनाव वैसे ही होगा जैसे इससे पहले के 2-3 चुनावों के लिए राहुल गांधी ऑलरेडी कह चुके हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है। क्या बिहार का चुनाव भी वैसे फर्जीवाड़े के बीच होंगे?
यह भी एक बड़ा सवाल है। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। एसआईआर, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट, कितनी यहां पर कितना ध्यान देने की जरूरत है इस रिपोर्ट पे? जी राजीव जी, देखिए, ये बिहार में ही ये नहीं हो रहा है, ये पिछले कुछ समय से होता आया है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस और पॉलिटिकल पार्टीज का और पत्रकारों का ध्यान वोटर लिस्ट पे गया, तो ये चीजें सामने आ रही हैं। और लेकिन ये पिछले कुछ वर्षों से ये हो रहा है, खासकर राजीव कुमार के समय से तो मैं कह सकता हूं कि ये हो रहा है। 2019 के बाद भी राजीव जी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां थी, और इसको हम लोग लगातार कह रहे थे कि केवल ईवीएम जिम्मेदार नहीं है, गड़बड़ी वोटर लिस्ट में है। तो अब जो मामला सामने आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि चोरी तो पहले भी हो रही थी, पकड़ी अब गई है। अब जैसा आपने बताया और रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट मैंने भी देखी कि 1,30,00,000 से भी ऊपर लोग उसमें जो है वो फर्जी हैं, मतलब उनके पते गड़बड़ हैं, उन पतों पे वो नहीं है जहां वो लिखे हुए हैं। उसके बाद 14,35,000 डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट का मतलब कि फर्जी है, और ये तमाम हर कंस्टिट्यूंसी वाइज, यानी पूरे 243 सीटों की एनालिसिस उन्होंने करके रख दी है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में लोग जाके देख सकते हैं, उसको गूगल करके देख सकते हैं, वो पूरी रिपोर्ट वहां पे है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई समाधान नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग इसमें शामिल है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समाधान नहीं आ रहा है, तो इस समस्या का हल कैसे होगा? क्या इस फर्जी वोटर लिस्ट से चुनाव होंगे? तो फर्जी वोटर लिस्ट से चुनाव होंगे तो सरकार भी फर्जी बनेगी, तो क्या जनता की राय उसमें नहीं होगी? तो इसका समाधान कैसे हो, इस पे अब सोचना चाहिए। जो सवाल हम लोग यहाँ पे उठा रहे थे कई दिन से कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 16 लाख कुछ हजार लोगों ने फॉर्म भरे और नए वोटर ऐड हो गए, फॉर्म 6 भरे, नए वोटर ऐड हो गए 21 लाख से भी ज्यादा, तो ये 4-4.5 लाख वोट कहां से आ गए बगैर फॉर्म 6 के? अब सवाल सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है, ये सवाल योगेंद्र यादव या दूसरे और विशेषज्ञ भी उठा रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या होगा? चुनाव तो सर पे, घोषणा हो चुकी चुनाव की जी। और इसमें एक पक्ष का अभी निराकरण होना और नहीं हुआ राजीव जी, उसके एनालिसिस भी होनी जरूरी है कि वो लोकसभा में जितने लोगों ने वोट दिए थे, जो मौजूद हैं 2025 की जनवरी की वोटर लिस्ट में, इन लोगों ने 2024 के लोकसभा में वोट दिए थे, वो लोग क्या सब के सब आ गए एसआईआर में? या उनमें से कितने लोगों के नाम कट गए जो वोट दे चुके हैं? तो तमाम तरीके की गड़बड़ियां हैं, और ये चुनाव आयोग की देखरेख में जिस तरीके से होगा वो चुनाव पॉलिटी होगा, क्योंकि वोटर लिस्ट ही पॉलिटी है। तो अब इसका समाधान क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ रहा है, हम आप नहीं कर सकते, राहुल गांधी नहीं कर सकते, लेकिन जो काम राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या पॉलिटिकल पार्टीज या हम आप कर सकते हैं वो ये है कि ये जन आंदोलन बने। जब जन आंदोलन बनेगा तब इसका समस्या का समाधान आएगा, और इसी चुनाव में आएगा। अगर बड़ा जन आंदोलन बन जाए और बिहार के मतदाता तय कर लें कि हम इस फर्जीवाड़े को खत्म करना चाहते हैं, अपने वोट की ताकत के जरिए करना चाहते हैं, तो वो अभी भी कर सकते हैं। इतनी गुंजाइश तो अभी भी इतने फ्रॉड के बाद है कि बिहार के लोग इस फर्जीवाड़े को
खत्म कर सकते हैं जड़ से। और यहां से अगर खत्म होगा राजीव जी, तो आगे जितना जो उसका रास्ता है वो बंद हो जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि इस वक्त इस समस्या के समाधान पर जोर दिया जाए। मुझको उम्मीद बड़ी कम लग रही है सुप्रीम कोर्ट से, जब से जस्टिस धूलिया के बेंच से मामला यहाँ तक आया है, जैसे सूर्यकांत तक, तो उसमें कोई खास, केवल एक आधार कार्ड को जुड़वाने के अलावा उसमें कोई खास उपलब्धि नहीं आई है। समस्या का समाधान नहीं हुआ, जितनी बड़ी समस्या है। और मूल समस्या क्या है? मूल समस्या यह है कि भारत के संविधान ने जिन लोगों को मताधिकार दिया है उनके वोट काटे जा रहे हैं। एक घर में 800 लोग अगर रह रहे हैं, और वो मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा था राजीव जी, 800 लोग अलग अलग जातियों के, अलग अलग समाजों के हैं। बड़े हिसाब से चीजों को रखा गया है। तो इसमें कोई बहुत ही पीछे से कोई एजेंसी लगता है शामिल है, लगता है कि बहुत इंडस्ट्रियल स्केल में ये चीजें हुई हैं। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने चुनाव आयोग को गुप्ता वोट हाउस बना दिया है बीजेपी का। तो समाधान की तरफ ध्यान देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को और सिविल सोसाइटी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुनाव आयोग आखिर क्या बन गया है। गुप्ता हाउस बहुत महत्वपूर्ण। आना चाहता हूं सुनील जी आपके पास। सुनील जी, कैसे देखा जाए जी सुनील जी, कैसे देखते हैं आप? एसआईआर में तो अभी शुरुआत हुई है और एसआईआर अभी चल रहा है। कल सुनवाई है फिर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मसले पे। आज सुनवाई होनी थी, आज नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि गुरुवार को यानी कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो कल देखेंगे कि क्या कुछ होता है। लेकिन एक चिंता, बहुत वाजिब चिंता है जो यहाँ प्रशांत जी कह रहे हैं कि अभी तक आधार कार्ड पर डायरेक्टिव ऑर्डर के अलावा सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर के मामले पे कुछ भी नहीं है, जो जिस पर कहना चाहिए कि हाँ ये कुछ अच्छी चीज़ निकल के आई है। और इन सब के बीच चुनाव बिहार का, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव सही ढंग से होंगे, या फिर इस चुनाव के बाद राहुल गांधी एक और हाइड्रोजन बम लेके आएंगे? यही चलता रहेगा। धन्यवाद राजीव जी। सबसे पहले तो आप डीवी लाइव में करोड़पति होने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मेहनत, आपका श्रम, आपके प्रयास लगातार ऐसे ही फलीभूत होते रहे। अब सवाल यह है कि बिहार का चुनाव तो अपने आप संदेह में आ गया। अगर किसी चुनाव की मतदाता सूची ही त्रुटिपूर्ण हो, उस मतदाता सूची को लेकर के लोगों के मन में संदेह हो, तो उस मतदाता सूची पर होने वाले चुनाव को आप कैसे पारदर्शी और ईमानदारी से कराया गया कर सकते हैं? उसका आधार है मतदान कैसे करेंगे लोग, मतदान उनको करने दिया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो दूसरा चरण है। पहले तो मतदाता सूची आप अपडेट कीजिए। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने ही इस मतदाता सूची पर जो फाइनल लिस्ट जारी हुई है उसमें उसने संदेह व्यक्त किया कि जिन लोगों का नाम आपने नए सिरे से जोड़ा है वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं 69 लाख लोगों में शामिल हैं जिनका नाम आपने काट दिया था, उनको दोबारा जोड़ दिया, या ये नए लोग हैं? अगर नए लोग हैं तो कौन है? दूसरी चीज, जिन 69 लाख लोगों का नाम आपने काटा, उनके नाम काटने के कारण आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि नहीं सबको आपने राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दिया गया है। राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हमको मिला नहीं। और जो एक नियम यह है कि इन सभी विवादों से परे हटने के लिए जिन मतदान केंद्रों, पोलिंग बूथ के वो मतदाता होते हैं, उन पोलिंग बूथ पर लिस्ट पकड़ी जाती है और बाकायदे इसके सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि आपका मतदाता सूची का ड्राफ्ट या अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के पूर्व की वह चस्पा की गई है, अपना नाम आप देख लें। बाकायदे निर्वाचन आयोग प्रचार अभियान चलाता है, वो आप नहीं बता रहे हैं। निर्वाचन आयुक्त से, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से जब ये पूछा जाता है कि आपने एसआईआर की प्रक्रिया तो शुरू की थी घुसपैठियों की पहचान के लिए, उनको मतदाता सूची से बाहर करने के लिए, तो कितने घुसपैठिए पहचाने गए आप वो संख्या भी नहीं बताते।
आप ये कहते हैं कि यह जानकारी बिहार के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो देंगे, तो आप पूछ लीजिए उनसे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहे हैं, और उनसे पूछने के लिए कोई आपको किसी और तो व्यक्ति से पूछना नहीं पड़ेगा, आप सक्षम है पूछने के लिए, तो आप उसे पूछे क्यों नहीं बताए थे? आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो जिन आधारों पर आपने एसआईआर जैसी कार्रवाई की, जबकि एसआईआर की प्रक्रिया इस देश में कभी नहीं हुई, माने रिवीजन की प्रक्रिया हुई है, लेकिन जो रास्ता आपने अख्तियार किया मतदाताओं से ही अभिलेख मांगने का, यह कभी नहीं हुआ। घर घर जाकर के आपने लोगों के नाम पूछे, उनको मतदाता सूची में आपने शामिल किया। यह 1952 से लगातार एक क्रम चलता चला रहा, और साल में एक बार दो बार रिवीजन होता है, चुनाव के पहले तो हमेशा से होता रहा। लेकिन आपने वो भी रास्ता अख्तियार किया कि आप सबसे पूछेंगे, अभिलेख मांगेंगे, और ऐसे अभिलेख आपने मांगना शुरू कर दिया जो लोगों के पास है नहीं। आधार कार्ड को लेकर के भी जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, उसको कहां मान रहे हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड न तो पहचान का प्रमाण पत्र है, न निवास का प्रमाण पत्र है, न नागरिकता का प्रमाण पत्र है, और न जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है। वो है क्या फिर? किस बात के जेब में लिए घूमते रहते हैं आप, या जगह जगह उसका उपयोग करते रहते हैं? उन्होंने कहा कि आप आधार कार्ड देंगे तो उसके बावजूद भी आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो मंशा थी, उस मंशा को निर्वाचन आयोग कहां करता हुआ दिखाई पड़ रहा है? वो यह क्या बताने की स्थिति में है कि आधार कार्ड के देने के बाद कितने लाख, कितने करोड़, कितने हजार, कितने सैकड़ा लोगों का नाम आपने जोड़ा, या जो लोग जिन लोगों का नाम आपने मतदाता सूची से इसलिए हटा दिया कि वह 11 जो आपने अभिलेख मांग रहे थे, वो अभिलेख देने की स्थिति में वो नहीं थे, आपने वो कर लिया। आप बिना बताने की वह संख्या नहीं बता रहे हैं। जो दावे आपने किए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दावा किया कि शुद्धिकरण का काम पूरा हो गया, वो भी गलत साबित हुआ। अगर 14,35,000 मतदाता डुप्लीकेट मतदाता है, जो 1, 2 से 3 जगहों पर उनका नाम दर्ज है, नाम वही है, परिचय वही है, उम्र भी वही है मिलता जुलता, और उसके बाद भी आप दावा कीजिए कि शुद्धिकरण का काम पूरा हो गया, तो कम से कम इस दिशा से तो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। अगर 1,32,00,000 से अधिक मतदाता ऐसे हैं जिनका जो पता है वह संदेहास्पद है, या वो पता ही नहीं है, जो पता बता रहे हो पता का नामो निशान तक नहीं है जी, तो आपने स्थिति यह हो गई ना कि लगभग 1.5 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनको आपने या तो डुप्लीकेट मतदाता है या फर्जी पतों पर आपने रख रखा है। मतलब आप आश्चर्य कीजिए कि केवल 3 विधानसभा क्षेत्र, पिपरा, बगहा और मोतिहारी, 3 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 80,000 मतदाताओं की पहचान की गई है जो या तो डुप्लीकेट है या गलत पते पर उनका नाम दर्ज है, और उसके बाद आप दावा कर रहे हैं कि शुद्धिकरण का काम पूरा हो गया, बड़ा भारी अभियान आपने पूरा कर लिया। सवाल है कि अगर मतदाता सूची अशुद्ध है, मतदाता सूची अगर अद्यतन नहीं है, मतदाता सूची उस राज्य के मताधिकार प्राप्त जितने लोग हैं उनको शामिल किए बगैर अगर उस ऐसी मतदाता सूची तैयार की जाती है, तो इस आधार पर होने वाले चुनाव के ऊपर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? कैसे हो सकता है? और आश्चर्य देखिए कि मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी बिहार यह इन आरोपों को इनकार नहीं करते। उनका मैं एक्स पे पोस्ट देख रहा था कि जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने रिपोर्ट दी है उसको आउटराइट खारिज नहीं कर रहे हो कि जो बात आप कर रहे हो गलत है। वो यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि यह अंतिम सूची नहीं है, अभी संशोधन किए जा रहे हैं, अभी मतदाता सूची को शुद्धिकरण का जो अभियान है वो जारी है। अब तक क्या कर रहे थे आप? ये कौन सा आपने, ये तो जो एनालिसिस आई है वह जिन 7 करोड़ 42 लाख लोगों के नाम आपने मतदाता सूची में दर्ज किए हैं उनका एनालिसिस है। जो छूटे हुए मतदाता हैं 69 लाख, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है अभी। ये तो जो आप कह रहे हैं कि शुद्धिकरण के दावे के बाद जो आपने मतदाता सूची आप लाए हैं उसके ऊपर सवाल पैदा हो रहा है जी। तो यह कितना बिहार का चुनाव कितना निष्पक्ष होगा, कितनी ईमानदारी से होगा, कितना लेवल प्लेइंग फील्ड राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराएगा, ये बड़ा सवाल है। और शुद्ध मतदाता माने अद्यतन मतदाता सूची जिसको शुद्ध कहते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय, ये पहली बार हम लोग शब्द सुने, हमने अपने जीवन में कभी शब्द सुना नहीं। मैंने शुद्ध अद्यतन करने, लोगों के नाम जोड़ने, लोगों के नाम घटाने से चीजें शुद्ध हो जाती हैं,
और अगर वो मौजूद है तो अशुद्ध है वो, ये तो एक नई परिभाषा है। खैर ये उनका अपना टर्मिनोलॉजी, उस पर आधार बात कर रहे हो। अब सवाल यह है कि आपने अब जो स्थिति मतदाता सूची बनाने को लेकर के है, अब चुनाव की प्रक्रिया स्थिति देख लीजिए आप, कि ये साफ साफ बात सामने आई कि पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र से 80,000 मतदाताओं के नाम काटने का पत्र भारतीय जनता पार्टी के पैड पर भेजा गया। कैसे आपने संज्ञान ले लिया उसका? जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल है उनके खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई की? अभी एक केवल घटना है ढाका की, 243 विधानसभा क्षेत्रों में पता नहीं कितने विधानसभा क्षेत्रों से कितने इस तरह की रिपोर्ट है, किसी का संज्ञान आप लेने के लिए तैयार नहीं है। विपक्षी दल जो आप पे आरोप जो शिकायतें कर रहे हैं उसके ऊपर आप संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव की घोषणा के कुछ दिनों पहले जो सरकार की ओर से घोषणाएं की गई उसका संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी देश में हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हम कोई किसी अन्य देश का उदाहरण दे रहे हैं। जब चुनाव के पूर्व जो घोषणाएं की गई हैं इस तरह के फ्री व्यूज की, उस पर रोक लगाया है निर्वाचन आयोग ने, क्या मान्य नहीं होगा? ये लागू नहीं कर सकते हैं। इस टेक्निकलिटी के आधार पर एकेडमिक कारण बता के कि चुनाव की घोषणा के बाद जो घोषणाएं होगी उसके ऊपर हम संज्ञान लेंगे। जब निर्वाचन आयोग चल पड़ा दिल्ली से पटना जाने के लिए, अपनी तिथियां घोषित कर दी उसने कि हम पटना जा रहे हैं, उस समय से भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। क्यों नहीं ले रहे हैं आप? ये तो तथ्यात्मक स्थिति है जो चुनाव के आधार है। अब अगर आप बात कीजिए कि एनडीए और इंडिया दल समूह, मेरा जहां तक मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, बहुत पहले कर दिया था लोगों ने, कोई सूची जारी नहीं हुई। लेकिन उनके यहां संघर्ष की स्थिति है। संघर्ष की स्थिति है कि जितने उनके सहयोगी दल हैं, एक तो सबसे बड़ा स्थिति दोनों दलों के सामने कि नीतीश कुमार जी का यह दावा है और मुझे लगता है कि उससे समझौता भी नहीं करेंगे लोग कि हम सबसे ज्यादा संख्या में सीट पर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर पर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्य को साफ कर चुकी है कि वह अपने बूते सरकार बनाना चाहती है, मतलब अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ऐसे में दोनों दलों के बीच में सीट बंटवारे की स्थिति क्या होगी आने वाला समय बताएगा। चिराग पासवान 40 सीटों की बात करते रहे, हालांकि ये भी तथ्य है, यह उनकी राजनीतिक ताकतें भी आप है ये जानिए कि आज तक जब रामविलास पासवान जी जीवित थे तब भी 5 से अधिक सीटें नहीं जीत पाए हैं वो पूरे विधानसभा। कोई दौर रहा हो, जब लालू जी के साथ लड़े हो चाहे नीतीश जी के साथ लड़े हो, यहां तक कि लोकसभा में भी उनकी सीटें 4 और 5 और 3 या 2 रही हैं, तब भी वो 5 के नीचे ही रहे। इतनी बड़ी ताकत उनके पास नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमको जितने हमारे सांसद हैं उसके हिसाब से 30, 35, 40 के हमको सीट मिलनी चाहिए। वही स्थिति हम पार्टी कर रही है कि हमको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाए, इसके लिए हमको उतनी सीटें चाहिए। तो सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में संघर्ष है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसका समाधान, और मुझे लगता है कि इस संघर्ष को विस्फोटक होने से बचाने के लिए यह अंतिम समय तक अपने उम्मीदवारों घोषणा करेंगे कि दल मेरे खेमा बदलने के लिए पास आपके पास संभावना है या अवसर कम हो। महागठबंधन की अब तक की राजनीति कम से कम सीट शेयरिंग को लेकर मुझे नहीं लगता कि उतना विवाद होगा। एक सहनी साहब ऐसे व्यक्ति हैं, आप उस गठबंधन में अब तक हैं जिनको लेकर संदेह भी किया जाता है कि वो सीट शेयरिंग को लेकर क्या कर सकते हैं। अन्यथा जो 3 प्रमुख दल हैं, माले, कांग्रेस और आरजेडी, इनके बीच एक सहमति है कि किसी चुनाव जीतना उनका बड़ा लक्ष्य। और इंडिया दल समूह ने जो मुद्दे खड़े किए हैं वह मुद्दे लोगों को अपील कर रहे हैं, लेकिन इनमें आप स्वराज पार्टी की ताकत से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मानना है कि स्वराज पार्टी की कोशिश भी यही है कि वह एंटी इनकम्बेंसी के जो मतदाता हैं उनमें सेंध लगावे और उन्हें बंटवारा, और प्रकारांतर से वह एनडीए को सहयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मुझे उनकी आक्रामकता है। चुनाव में उन्होंने मुद्दे खड़े किए, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सरकार पे हमलावर भी हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन आरोपों को लेकर चर्चा भी बिहार राज्य में है, लेकिन उनका अंततोगत्वा परिणाम क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन अकेले बूते पे संभव है? वो तो संभव नहीं है। तीसरा कोई खेमा जीत दर्ज कर लेगा बिहार में, ये कभी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। असर छोड़ सकता है वो, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इस सत्ता को भ्रष्टाचार के नाम पे बाहर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको उन ताकतों के साथ भी जोड़ना होगा जो वाकई इस सत्ता को बदलाव लाने की स्थिति में या लगातार संघर्ष करते रहे। बावजूद इसके मेरा मानना है कि स्वराज पार्टी चुनाव को प्रभावित करेगी। कितना कर पाएगी ये तो उम्मीदवारों का घोषणा हो जाता है और समझ में आएगा। जी
जी बिल्कुल। आप लोगों से एक गुजारिश मैं करूंगा बड़े करवद कि थोड़ा सा शॉर्ट रखिए आप सब साथी, क्योंकि 2 राउंड बढ़िया अच्छे ढंग से हम लोग बात करें और थोड़ा सा भटकाव आ जाता है। कई साथी लिखते भी हैं, कई लोगों के कमेंट भी आए हैं कि हम लोग बहुत सारी बातें एक साथ कह देते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति भी कई बार हो जाती है। और सुनील जी आपके संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। ओवरऑल कह रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा वो हो जाता है हम लोग जब भी चर्चा करते हैं। और कल से कई सारे कमेंट मिले हैं और कई लोगों की बधाइयाँ आई कि 1 करोड़ की संख्या आपने पार कर ली और बहुत शुभकामनाएं, सब कुछ है। और उसके साथ साथ जो सुझाव आए हैं वही सुझाव आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। और ये सुझाव ऑफ कैमरा भी रख सकता था मैं, लेकिन ऑन कैमरा दर्शकों के बीच, क्योंकि उनके ही सुझाव हैं, इसलिए उनके बीच ही आप सबके बीच रख रहा हूं। और ऐसे सुझाव हमारे दूसरे पैनलिस्ट साथियों के लिए भी हैं कि हम लोग अगर थोड़ा सा कसावट के साथ अगर हम लोग अपनी बात रखेंगे तो ज़्यादा बातें और पहुंचा पाएंगे। जल्दी से एक सूचना जो अभी आप कह रहे थे सुनील जी, चिराग पासवान का जिक्र कर रहे थे, उसमें मैं जोड़ना चाहता था। चिराग पासवान ने इस वक्त एक आपात बैठक की घोषणा कर दी है कि कल उन्होंने आपात बैठक बुला ली है और ये आपात बैठक कल पटना में बुलाई है। इस बैठक में ये फैसला करने वाले हैं कि क्या हम एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। एक छोटा सा कमेंट सुनील जी आपसे ही लेना चाहता हूं, चूंकि आप चिराग पासवान का जिक्र कर रहे थे इसलिए, और फिर आता हूं पंकज चतुर्वेदी जी के पास। चिराग पासवान अगर एनडीए के साथ नहीं रहते हैं, अभी आप बोल रहे थे कि 5 सीटें अभी तक उससे ज्यादा नहीं जीत पाए हैं, ऐसे में इनको 243 सीटें चाहिए। और आप याद कीजिए कि कई चुनाव लड़ भी चुके हैं अकेले अपने दम पे और बाद में चले जाते हैं उस खेमे में। क्या फिर वही हम देखने वाले हैं सुनील जी? नहीं, इनकी राजनीतिक ताकत अपने बूते कुछ भी नहीं है। रामविलास जी जब नहीं जीत पाए तो चिराग पासवान कहां से जीत ले। दूसरी चीज की जो मतदाता वर्ग तैयार किया था रामविलास जी ने, उसमें से एक बड़ा हिस्सा इनको छोड़ के जा चुका है ये एनडीए की राजनीति करने के कारण, खासतौर से अल्पसंख्यक मतदाता विभिन्न इलाकों में। अभी भी मेरा ये मानना है कि वह एनडीए छोड़ेंगे नहीं, या वह पिछली बार भी वह इन्होंने नीतीश जी के खिलाफ जो नारा बोला था वो भारतीय जनता पार्टी के सह पे बोला था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रोत्साहित किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको संरक्षण दिया और अभी भी वो अपना राजनीतिक भविष्य अभी कम से कम वह एनडीए के साथ ही देख रहे हैं। लेकिन और सरकार में बने रहना चाहते हैं, वो सरकार से, केंद्र सरकार से अलग होने की स्थिति में नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि वो एनडीए से अलग नहीं होंगे। यह जरूर हो सकता है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की लगातार होती रही है उसमें वह फिर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर ले। लेकिन चूंकि एनडीए और इंडिया दल समूह में संघर्ष बड़े मुकाबले का है तो भारतीय जनता पार्टी उनको ऐसा करने देगी, मुझे ऐसा लगता नहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं जल्दी से अब पंकज जी आपके पास। एनडीए की बात, एसआईआर की बात हम लोग कर ही रहे हैं। एसआईआर की जितनी खामियां उजागर हो वो कम होंगी ये दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया अभी तक ये भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, कल फिर चर्चा करेंगे। कल दिन भर सुनवाई होगी, चर्चा करेंगे, दिन भर आप हमारे साथ रहिएगा दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हमारी पैनी निगाह टिकी रहेगी। सुनवाई के हर पहलू को हम आप तक पहुंचाएंगे, हर दलीलों को आप तक हम पहुंचाएंगे इस वादे के साथ, और हमेशा पहुंचाते हैं। मामला एसआईआर का सुप्रीम कोर्ट में है और उसमें अलग अलग दलीलें पेश की जाएंगी। और कल बहुत कोशिश की प्रशांत भूषण ने कि किसी भी ढंग से योगेंद्र यादव जो लेकर आए हैं उसको सुन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजों ने उनकी बात नहीं सुनी, बोले आराम से सुनेंगे या हलफनामा दे दें। चलिए उस पर बात करेंगे हम। लेकिन यहां सवाल उठता है कि एसआईआर के बाद भी एनडीए में खटपट के क्या मायने हैं पंकज जी? देखिए, मेरी जितनी बिहार को लेकर समझ है, आरएसएस हर राज्य में एक केजरीवाल पैदा करना चाहता है तो उसने प्रशांत किशोर को तैयार किया हुआ है। प्रशांत किशोर उस काम को कर रहे हैं जो वास्तव में इस समय महागठबंधन को भी करना चाहिए था। देखिए, पूरा महागठबंधन वोट चोरी में फंस गया है। वोट चोरी वास्तव में मत पाने का मुद्दा नहीं है। आप यदि सोचिए कि पिछले 20 साल में बिहार की जो दुर्गति हुई है
नीतीश कुमार ने जो जातिगत जनगणना कराई थी 23 में, उसमें मालूम पड़ा था कि 34.13% परिवार, लगभग 94 लाख परिवार बिहार में 6,000 से कम आय में जीवन जीते हैं। एजुकेशन की स्थिति जो उन्होंने बताई थी कि कितने कम प्रतिशत लोग ग्रेजुएट हैं वहां पर, मैं पूरे आंकड़े रखे हूं, मैं उस पर चर्चा करना कि 60% लोग ग्रेजुएट हैं। तो आप बताइए, इन मुद्दों को कोई ना उठाए, जंगल राज की जो लोग बात कर रहे हैं वो ये बात ना करें कि 20 साल नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा को लेकर, बिहार के आर्थिक स्थिति को लेकर, क्योंकि आप देखिए ना कि यदि 6,000 से 10,000 आय वाले 29.6% लोग हैं और 34, तो हम किस राज्य के विकास की बात कर रहे हैं, कौन सा जंगल राज की बात कर रहे हैं? इन मुद्दों को आप ना उठाएं, इसके लिए ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी लंबे तरीके से खींच रही है इस मतदाता सूची के मसले को। साइमल्टेनियसली यदि एक गठबंधन बनता है जिसके अंदर चिराग पासवान, जीतराम मांझी, असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर जुड़ जाते हैं, तो एट द एंड ये एंटी इनकम्बेंसी वोटों को काटेंगे और कल जब भारतीय जनता पार्टी को अकेले सरकार बनाने के लिए विधायकों की कमी पड़ेगी तो यही लोग आपूर्ति करेंगे, क्योंकि एक हनुमान है, जो दूसरा है वो क्या है पता नहीं है, वो शकुनी है। तो आप बिहार को देखिए, बिहार में SIR मतदाता सूची एक मुद्दा है, लेकिन ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। आपको 20 साल की नीतीश कुमार सरकार की असफलता और 11 साल की केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी की सरकार की असफलता को बताना होगा। वो इन्होंने जानबूझ करके पूरे महागठबंधन को इसमें फंसा रखा है। जैसे मुझे जानकारी है, बिहार में हर राजनीतिक दल ने जो महागठबंधन में है, उसने अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को इस चीज के लिए तैयार करना शुरू किया है कि मतदान के दिन फर्जी मतदाताओं को पकड़ने के लिए वो दम लगाएं। और जो मुझे जानकारी है, कांग्रेस बिहार को जीतने के लिए एक बड़ी कुर्बानी देने को भी तैयार है। यदि उसको कम सीटों की बात है, उस पर कोई बहस नहीं करेगी। मुकेश सहनी कहीं नहीं जा सकते, उनकी स्थिति ये नहीं है, क्योंकि उनके पास में एनडीए में उनके लिए रूल नहीं बचा है। एनडीए में जितनी सीटें उसको लेकर ही मारामारी है। तो मुकेश सहनी की मजबूरी है कि वो यहां पे आएंगे। और मल्ला वोट कितने हैं? 2.6% है। तो उनका जितना मतदान का उनके वोटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको सीट मिलेगी। और मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी के दखल के बाद में सहनी जी कुछ उछल कूद ज्यादा करेंगे। बिहार में आज का स्थिति में 2 जगहों पर महागठबंधन को पैरेलली लड़ना चाहिए। एक है मतदाता सूची का परिष्करण के कार्य में दखल, और दूसरा पैरेलल पिछले 20 साल की नीतीश कुमार की सरकार की जो ये असफलता है, कुछ मत करिए। जो उनकी जातिगत जनगणना कराई थी उसके आंकड़ों को ही ले लीजिए, कुछ नहीं करना है। उसके आंकड़े ही गवाह हैं कि 20 साल नीतीश कुमार ने किस प्रकार से भट्टा बिठाया है। आप सोचो कि वहां पर एजुकेशन की स्थिति यह है कि 9वीं से 11वीं तक पढ़ने वाले लोगों का परसेंटेज 9% है। 9वीं से 10वीं तक पढ़ने वाले 14% लोग हैं। 6ठी से 8वीं पढ़ने वाले 14 से 3% लोग हैं। इससे आगे ही पढ़ाई नहीं हो पा रही। बिहार का अपन कल्पना कर सकते हैं कि ग्रेजुएट की संख्या केवल 60% में जाएगी। बिहार को हम लोग शिक्षा के हिसाब से शुरुआत से इतने IAS देने वाला राज्य, इतने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में देने वाला राज्य था, उसकी शिक्षा को दुर्गति कर दिया। कितने बड़े लेवल पर पलायन है। 45 लाख परिवार रोजगार के लिए राज्य छोड़ के चले जाते हैं। ये 20 साल की उपलब्धि है। देखिए, इस उपलब्धि से जो ये कमियां हैं, इसके ऊपर स्ट्राइक ना हो, इसके लिए उन्होंने एक छद्म
विपक्ष तैयार किया प्रशांत किशोर के नाम पर कि वो करेगा, वो जो मदारी के उसमें होता है कि नूरा कुश्ती होती है, मदारी का ही आदमी खड़े होकर बोलता आओ मैं तुमको चैलेंज देता हूं, फिर वो वापिस बाकी जाके फिर वो पैसे जो मिलते हैं वो दोनों लोग बांट लेते हैं। तो ये मदारी का खेल चल रहा है और मुझे लगता है महागठबंधन को अपनी दिशा को बदलना चाहिए और उनको ठीक है मतदाता सूची के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना चाहिए, क्योंकि मतदान के दिन फर्जी मतदाता पकड़ने के लिए यदि आपका कार्यकर्ता, आपका बीएलए, आपका बूथ लेवल असिस्टेंट तैयार सक्रिय नहीं है तो फिर वो ईवीएम में भी गड़बड़ी करने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुझे लगता है कि अब बहुत कम समय है और महागठबंधन को मुद्दों पर बात करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भरोसे मुझको नहीं लग रहा है इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का लचर रवैया है, जिस प्रकार से खींच रहा है। आप बताओ क्या अर्जेंसी नहीं है? ये मतदान की तारीख घोषित हो गई और वो अभी भी आज की तारीख में भी अर्जेंसी नहीं मान रहे। अभी भी उन्होंने लिस्ट दी, आज जो जारी कर रहे, थोड़ा थोड़ा देख रहे थे, कल उनको पुटअप करनी कि फॉर्म 7 भरने वालों की कितनी बड़ी संख्या है। फॉर्म 7 भरने वाले में जो खुद कह रहे हैं कि हमारा नाम हटा दो, उसमें प्रशांत जी ने पहले बताया था कि उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हम विदेशी नागरिक, हमारा नाम हटा लो। आप बताओ कोई आदमी लिख के देगा कि मैं विदेशी नागरिक हूं, मेरा नाम हटा लो? वो तो सीधे जेल जाना है उसको। इस प्रकार की गलतियां वहां पर हैं और उसको दोनों तीनों सिरों पर मिलकर लड़ना ही होगा, अदरवाइज एनडीए के साम दाम दंड भेद के सामने चुनौती देना बहुत साधारण काम नहीं है। जी राजू जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक यहाँ बहुत भटकाव ये बिहार के चुनाव में चुनाव आयोग का दिखाई दे रहा है, एनडीए का दिखाई दे रहा है और एनडीए पर दबाव भी ज़बरदस्त है। महागठबंधन में सब कुछ ऐसे देखा जाए तो ठीक है और अब चूंकि चुनाव की घोषणा के बाद वो महागठबंधन में सीटों की जो सीट शेयरिंग की जो बात चल रही है, सीटों के बंटवारे की बात जो चल रही है, जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि कल इसकी घोषणा होने वाली थी, लेकिन अभी हो सकता है कि एक आध दिन टल जाए, मगर वहाँ फिर भी ओवरऑल देखें तो बहुत कुछ ठीक दिखाई देता है। अमलेंदु जी, लेकिन एनडीए में जो कुछ दिखाई दे रहा है, एक तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं इतनी सीटें दो ताकि हम विधानसभा में एक इस ढंग की पार्टी हो जाएं, जो मान्यता प्राप्त पार्टी जिसको कहा जाता है वो हो जाएं। अभी आपने देखा कि 12 दलों को जो बैठक में बुलाया गया चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें मुकेश सहनी की पार्टी को नहीं बुलाया गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बुलाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कैसी हैं और ऐसे में जीतन राम मांझी का कहना कि कम से कम विधानसभा में हम मान्यता प्राप्त पार्टी हो जाएं, इतनी तो हमको सीटें दे दीजिए वरना हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, इसके क्या मायने? दूसरी बात, जब इधर चिराग पासवान ने बैठक बुला ली है तो क्या सब कुछ ठीक है ये माना जाए या गड़बड़ है? जी, जो सूचनाएं आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, वो ये सूचनाएं हैं कि कल चिराग पासवान एनडीए से अलग होने की घोषणा कर सकते हैं बिहार में। मतलब मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, जैसा पिछली बार उन्होंने किया था, ठीक उसी तरीके से कर सकते हैं। और पहले भी वो इस बात का संकेत दे चुके हैं कि वो 243 सभी सीटों पर लड़ेंगे। अब हो सकता है कि प्रशांत किशोर के साथ समझौता कर ले, या हो सकता है आम आदमी पार्टी के साथ समझौता कर ले, किसी और के साथ समझौता कर ले, एमआईएम के साथ समझौता कर ले, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो कल मुझे लगता है कि इसकी शायद घोषणा वो की जाएगी और कल 10 बजे उन्होंने बैठक बुलाई है। खबरें राजीव जी ये भी चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो वहाँ प्रभारी हैं वो उनसे मिलना चाहते थे मनाने के लिए चिराग पासवान से, और चिराग पासवान ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मुझसे आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करे। यानी धर्मेंद्र प्रधान को उन्होंने उनकी हैसियत जो थी वो समझा दी कि आपकी हैसियत मुझसे बात करने की नहीं है, मुझसे अगर बात करनी है तो जेपी नड्डा बात करें। अब ये चर्चाएं राजीव भी चल रही हैं, सही है गलत है हम नहीं कह सकते, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें सत्यता होगी, तभी ये चर्चाएं चल रही हैं। और इन चर्चाओं पर मोहर ऐसे लग जाती है कि कल अचानक से बैठक बुला ली गई है, आपात बैठक बुला ली गई है, सभी सांसदों को उपस्थित रहने को उसमें कहा गया है। तो ये इसका मतलब कि कल एक फैसला ले सकते हैं, चूंकि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है, ये जो चर्चाएं हैं उसमें, कि बीजेपी को अगर चिराग पासवान को या जीतन राम मांझी को एडजस्ट करना है तो वो अपने खाते से एडजस्ट करे। नीतीश कुमार 122 से 122 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, यानी 122 पर लड़ेंगे नीतीश कुमार और 121 उन्होंने कह दिया है बीजेपी अपने खाते में से दे दे
जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को और चिराग पासवान को। तो फिर अटल जी का सपना कैसे पूरा होगा राजीव जी, अगर बीजेपी 122 दे दे नीतीश कुमार को और 121 में से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट कर ले। तो बीजेपी के सामने संकट इस समय ये आ रहा है। चिराग पासवान जो है उनका कहना यह है कि भाई पिछली बार हनुमान जी ने काम किया था नीतीश कुमार की लंका में आग लगाने का, तो उसकी अब कीमत दो। अब ये थोड़ी कि बार बार जो है वो नीतीश कुमार की पूंछ में आग लगाते हैं और फिर अपनी पूंछ में भी आग लगा लें। तो अब वो जो है अपनी पूंछ में आग लगाने को तैयार नहीं है मोदी जी के हनुमान जी। अब वो कह रहे हैं कि हम या तो मोदी जी की जो बीजेपी की लंका है उसमें आग लगा देंगे और वरना फिर हमको एडजस्ट करो, हमको सीटें दो जितनी हम चाहते हैं। तो यह मामला आकर फंसा हुआ है और नीतीश कुमार ने राजीव जी साहब कह दिया है कि इससे कम पे कोई समझौता नहीं, यही उनका दबाव है। चूंकि नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि चुनाव के बाद अगर वो 122 से 122 सीट पर भी चुनाव लड़े तो बीजेपी उनको हाल उनका जो है वो एकनाथ शिंदे से भी ज्यादा पूरा करेगी। तो ये साफ तौर पर खटपट नजर आ रही है राजीव जी एनडीए में। और मुझे लगता है कि जैसा हम लोग, मैं तो कम से कम पहले से कहता ही रहा हूं कि जिस शक्ल में हम चुनाव से पहले का एनडीए देख रहे हैं, बिहार चुनाव में उस शक्ल में एनडीए नहीं होगा, चाहे कोई कम हो चाहे कोई ज्यादा हो राजीव जी। तो वो परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि कल सुबह जो बैठक बुलाई गई है और कल दोपहर तक ये सूचना आ जाएगी कि चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए तोड़ दिया है। मुझे लगता है राजीव जी इसकी तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है और हो सकता है कि रात में हनुमान जी को जो है वो समझा दिया जाए तो बात अलग है, और हनुमान जी सपना आ जाए कुछ हो जाए तो अलग बात है। वरना लगता यही है कि कल एनडीए के टूटने की राजीव जी एक पटकथा लिखी जाएगी। और इतना भी है राजीव जी कि कल तो टूटेगा बिहार में एनडीए और हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र में भी एनडीए टूटे। जी, केंद्र में अगर एनडीए टूटा तो फिर ये समझ लीजिए कि देश की सियासत में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि एनडीए के दम पे भी ये सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये सरकार बीजेपी की नहीं है, ये सरकार एनडीए और उसमें भी दो घटक दल, एक तरफ जेडीयू और दूसरी तरफ उधर चंद्रबाबू की पार्टी, आप जान रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है वो टीडीपी, इन दोनों के दम पे ये सरकार टिकी हुई है, ये सब जानते हैं अच्छे से। अब टीडीपी महीने में एक बार चंद्रबाबू नायडू आते हैं दिल्ली और कुछ मांगते हैं, बोरिया भर के पीठ पे लाद के लेके चले जाते हैं और अभी पूरा अपना दबदबा बनाए हुए हैं। और फिर लेकिन नीतीश बाबू कमज़ोर हो रहे हैं शारीरिक रूप से भी और सियासी रूप से भी, और उसका रिजल्ट जैसे ही 14 नवंबर को आएगा उसके बाद से परिस्थितियां बदलेंगी। ये चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं, ये चुनाव देश का चुनाव है, ये जान लीजिए, क्योंकि इसके बाद देश की सियासत में बहुत कुछ बदलने वाला है, ये तय मानिए। भले एसआईआर में आप जितनी गड़बड़ियां करवा के रखे हों, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है। लेकिन प्रेम कुमार जी, क्या कल का दिन भी बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है? कल क्या, आप चूंकि बिहार में हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि कल क्या सचमुच यहां एनडीए में जो घमासान है, अब कल एनडीए में टूट हम कहने वाले हैं शाम को, जब इस कार्यक्रम में हम सब लोग बैठेंगे तो क्या आपको दिखाई देता है? और इससे जो मैं इससे पहले कह रहा था कि देश की सियासत में क्या कुछ होने जाएगा, होते हुए हम देखने वाले हैं। राजीव जी, ये एनडीए में बेचैनी, घुटन, जो कुछ भी है उसका प्रकटीकरण सामने आ रहा है। टूट होगी कि मजबूरी में साथ रहेंगे कि क्या होंगे, ये कल देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन कुछ समय पहले तक चिराग पासवान को मिलवाया जा रहा था नीतीश कुमार से, उसकी तस्वीरें साझा की जा रही थी, ये जताने का प्रयास हो रहा था कि पिछली बार जेडीयू को हर सीट पर हराने का संकल्प लेकर बैठे चिराग पासवान इस बार मिलजुल कर एनडीए को मजबूत करने वाले हैं। उस चिराग पासवान ने एक दिन पहले से यह संकेत देना शुरू किया कि वो जन स्वराज और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर के एक छोटा मोटा गठबंधन खड़ा कर सकते हैं। अब जन स्वराज के ये प्रशांत किशोर ने आज उसका खंडन कर दिया, कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई गठबंधन नहीं बना रहे हैं, हम अकेले लड़ रहे हैं, ये बातें गलत हैं। तो चिराग पासवान तो अपना सा मुंह लेकर के बैठ गए होंगे, क्योंकि वो एक प्रेशर टैक्टिस एनडीए के भीतर चल रहे होंगे। हुआ क्या है कि चिराग पासवान अपनी ताकत को ही नहीं समझ पा रहे कि चिराग पासवान ने पिछली दफा जो चुनाव बड़ी संख्या में लड़े तो उनका संगठनात्मक आधार
मजबूत हुआ, हर जगह उनकी प्रेजेंस हुई और उनके पास वो बीजेपी से रूठे हुए लोग, बीजेपी के पैरेलल उनकी सोच वाले सियासत करने वाले लोग वो आकर के इकट्ठा हुए। हमने तो कई बीजेपी नेताओं को यहाँ देखा है, प्रत्याशियों को, जो बीजेपी के नेता से एलजेपी में टिकट मांगने के लिए भी पैरवी कर रहे हैं। एलजेपी से ना मिले तो बीजेपी में ही दे दो, बीजेपी से ना मिले तो एलजेपी में ही दे दो। यानी दोनों के नेता भी आपस में घुले मिले हैं। प्रत्याशी किसी को कहीं से टिकट मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का माहौल है। तो ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी, ऐसे भी बिहार में कई पार्टियां ऐसे ही चुनाव लड़ती हैं कि कुछ सीटें तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए रखते हैं और कुछ ज्यादातर सीटें वो बेच देते हैं और बड़ा लीगली बेचते हैं उसको। लीगली कहने का मतलब बोलते हैं पैसा नहीं आएगा तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, पैसा तो हमको बड़ी पार्टी ही देगी। तो बड़ी पार्टी का सिंबल ले लेते हैं, उम्मीदवार किसी को बैठा देते हैं और उस पार्टी में सेट कर देंगे या उनके उम्मीदवार को अपनी पार्टी में सेट कर देंगे। या ये खुल्लम खुल्ला होता है। उसमें चिराग पासवान की पार्टी को तो महारत हासिल है। तो अभी जो कुछ भी हो रहा है, इसको हम ये नहीं कहते कि एनडीए टूट रहा है, हम कह रहे हैं कि एनडीए में जो अपसंस्कृति, बुरी संस्कृति फैली है, किसी अपने ही गठबंधन के खिलाफ अपने ही घटक दल का इस्तेमाल कर लो, एक के खिलाफ दूसरे का, अपने ही साथी को तोड़ दो, दो हिस्सों में लोकसभा में पारस को ले लो, विधानसभा में चिराग को ले लो। इस तरह की जो संस्कृति बनाई है, उसकी घुटन, उसकी बेचैनी दिखने लगी है और ये कार्यकर्ता लेवल पर जाएगी। कौन किसका भीतर घात कर रहा होगा वो समझ में नहीं आएगा। ये बहुत उल्टा पड़ने वाला है। मैं इसको इस रूप में विश्लेषण करता हुआ अपने आप को पाता हूं कि ये वास्तव में जैसी करनी वैसी भरनी का उदाहरण है। ये हनुमान बोलते हैं चिराग पासवान अपने आप को। अरे कैसे हनुमान है आप? आपके साथ में आपका घर तोड़ दिया, आपकी पार्टी तोड़ दी, आपको मनचाहा सीट नहीं दे रहे हैं, सारी कुछ है, सारा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो आपकी भक्ति किसके लिए? हनुमान जी का कभी क्या राम जी ने नुकसान किया था क्या? राम जी ने क्या हनुमान जी का कभी नुकसान किया था? नहीं किया था। तो आपको भरत, शत्रुघ्न, ये जितने भाई है बाकी, उनके लिए भक्ति दिख रही है क्या? है एनडीए सब लड़ रहे हैं आपस में। जीतन राम मांझी क्या है? जीतन राम मांझी अलग से रो रहे हैं कि उनको राज्यपाल का दर्जा मिलना चाहिए, 15 सीट से कम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम राज्य में पार्टी का दर्जा कैसे हासिल करेंगे, तरह तरह की चीजें। जबकि हालत यह है कि उनका या उनके परिवार का कोई सदस्य आज अपनी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। तो एनडीए इस बात को बीजेपी समझती है, लेकिन सबको चूंकि साधना है तो एक राजनीति चल रही कि सबको साधे कैसे, मगर हाथ से निकलता जा रहा है। ये बीजेपी ने जो अतीत में राजनीति की है, उनके घटक दल उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता हताश हैं, ये सारी चीजें। और चिराग पासवान ने जो बैठक बुलाई है, ये अंतिम दांव है उनका बीजेपी के सामने कि उनको रेस्पेक्टेड जो सीट्स है मिल जाए। 35 सीट से कम वो मानने को तैयार नहीं है और 25 सीट अधिक से अधिक देने को बीजेपी तैयार नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही, अगर चिराग पासवान की बात की जाए खासकर, तो एक कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। प्रशांत जी, कल सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, सुनवाई है एसआईआर पे, और इधर एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वहां पर प्रमाण, आज हलफनामा पेश कर दिया गया होगा जिस पे कल सुनवाई होगी। हलफनामा वही प्रमाण है कि बिना बताए हुए आपने इतने लोगों के नाम काट दिए, 3,66,000 खासकर इतनों के नाम आपने काट दिए। और दूसरी तरफ एनडीए में घमासान, कैसे देखा जाए बिहार की बात? अनम्यूट कीजिए। एनडीए और महागठबंधन, बिहार में दो बड़े गठबंधन आमने सामने हैं। ये गठबंधन कैसे बनते हैं राजीव जी? उसका नाम ही है गठबंधन। तो ये गठबंधन बनते हैं वैचारिक मित्रता से, वैचारिक प्लेटफॉर्म से। अब आप जरा महागठबंधन को देखिए, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल और वीआईपी पार्टी मूल मुद्दों पर, संविधान, सेकुलरिज्म, कास्ट सेंसस, जातिवाद जनगणना, आरक्षण, सामाजिक न्याय,
इन मूल मुद्दों पर इनका वैचारिक दृष्टिकोण एक जैसा है। बहुत मामूली अंतर कहीं होगा तो होगा। तो मूल रूप से ये वैचारिक संविधान परक ये पार्टियां हैं जो एक साथ आई हैं। अब इनमें कोई सीटों का तालमेल होगा, 2 सीट ऊपर 2 सीट नीचे, वो अलग अलग हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। अब जरा एनडीए में देखिए, एनडीए का गठबंधन बनाया है सीबीआई और ईडी ने, वो वैचारिक गठबंधन नहीं है जी। क्या जीतन राम मांझी तमाम उन मोदी समर्थकों से सहमत हो सकते हैं जो बी.आर. गवई के ऊपर जिस तरीके के बातें वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जिस तरीके की बातें वो मीडिया में आके कर रहे हैं? क्या बी.आर. गवई के, जस्टिस गवई के ऊपर जो जूता फेंका गया उसमें उनका विचार और तमाम सारे बीजेपी के समर्थकों का विचार एक जैसा है? नहीं है। क्या नीतीश कुमार वही पोजीशन ले सकते हैं घुसपैठियों वाली जो नरेंद्र मोदी लेते हैं? नहीं ले सकते। तो मूल अंतर क्या है कि वैचारिक गठबंधन नहीं है वो, और जो वैचारिक गठबंधन नहीं तो स्वार्थों का है। सीटें मिल जाए, सीबीआई से छुट्टी मिल जाए, ईडी छुट्टी मिल जाए, यही है उसमें। उसका और कोई दूसरा कोई बॉन्डिंग, उसका जो फेविकोल है वो सीबीआई ईडी है। अब ज्यादा सीटों की लालसा इन पार्टियों को इसलिए भी हो गई है कि सबको यकीन हो चला है कि गुप्ता वोट हाउस से उनका भी भला हो जाएगा। ज्ञानेश गुप्ता वोट हाउस से उनका भी फायदा हो जाएगा। जो ये वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है तो उनके भी हिस्से कुछ चीजें आ जाएंगी। तो वो अगर 4 एमएलए निकालते तो वो 8 निकाल सकते। तो ये लालच भी उनकी तरफ आ गया है। लेकिन एक आखिरी बात ये कहूंगा कि पिछले 2 दिन में जब से चीफ जस्टिस गवई के ऊपर जूता फेंकने की कार्रवाई हुई है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी का 9 घंटे के बाद रस्म अदायगी वाला अंग्रेजी में ट्वीट आना, उस पर कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई की पहल न करना अटॉर्नी जनरल के द्वारा, उसके बाद जिस तरीके के वीडियो बनाए जा रहे हैं मोदी के समर्थकों, नरेंद्र मोदी के समर्थकों के द्वारा, कि चीफ जस्टिस गवई को दिखाया जा रहा है कि जो एक जमाने में दलितों के ऊपर महाराष्ट्र में उनको हांडी लेके चलने पे मजबूर किया जाता था कि वो अपना थूके उसी में, उस तरीके से उनको दिखाया गया उन तमाम एआई से बने वीडियो में। ये बिहार के चुनाव में एक नया मुद्दा एंटर हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टियां इसमें चाहें ना चाहें, कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया, अभी आपने खड़गे जी की बात सुनाई, लेकिन तमाम सारे जो अम्बेडकरवादी हैं, तमाम सारे जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, अब उसमें आप अलग अलग खानों में बांट लीजिए कि कौन ओबीसी, कौन ईबीसी है, कौन दलित है, कौन ट्राइबल, लेकिन इस मुद्दे पर सब एक होंगे। और ये एक बड़ा अभियान जो है बिहार में और पूरे देश में आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में ये होगा, क्योंकि उनको काफी यानी आग में घी डालने का काम जो है वो तमाम सारे जो मोदी जी के समर्थक वो कर रहे हैं। और वो व्यक्ति जिसने जूता फेंका वो इंटरव्यू दे रहा है, उसके ऊपर चर्चाएं हो रही गोदी मीडिया में, उसको बताया जा रहा है, उसकी महिमा मंडन हो रहा है इस गोदी मीडिया में। तो ये इन लोगों की नासमझी से या कहें कि जातिवादी रवैये की वजह से एक नया मुद्दा बिहार में जा रहा है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सुनील जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं बिहार में, क्या सचमुच ये देखा जाए कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? जीतन राम मांझी को हमने देख लिया, उनके बयान को हम लोग सुन रहे हैं लगातार, आज से बात नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार जीतन राम मांझी ने ये बयान दिया है, पहली बार चिराग पासवान ने ऐसा बयान दिया है, कभी मुकेश सहनी भी उसी खेमे में थे, लेकिन अब बहुत लंबे वक्त से इधर आ चुके हैं, इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं। तो क्या सचमुच वहाँ खासकर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ये माना जाए?
और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो फिर वहां की सियासत किस दिशा में? ये तो बिल्कुल तथ्य है। सब संतुष्ट है और अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, या सबके अभिलाषाओं के अनुरूप राजनीति हो रही है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये असंतोष विस्फोटक हो जाएगा, इसको लेकर के मुझको संदेह है। अब क्या खिचड़ी पक सकती है, ये अलग बात है, क्योंकि आप प्रशांत किशोर को ही देख लीजिए। प्रशांत किशोर के अपने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में चिराग पासवान पर उन्होंने एक लाइन नहीं बोला है। चिराग पासवान की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। वो कह रहे हैं कि वो उनका जो अपना एजेंडा है वो उस एजेंडे को ले रहे हैं, लेके चल रहे हैं। वो कभी उनके ऊपर हमलावर नहीं है। लेकिन ये चिराग पासवान की जो बात है, उनके पूंछ में आग कब लगी? जब उनको लंका जलाने के लिए भेजा गया। अगर आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो ना पूंछ जलेगी ना पेट जलेगा, कुछ भी नहीं होगा। आज चिराग पासवान की तो स्थिति है कि अपने आप को कैसे बचावे। 40 सीट तो कतई नहीं मिलने वाली है, तो मिल जाएगी। जब से मतलब आप 2005 में से देख लीजिए आप, जब ये लालू जी के साथ चुनाव लड़े, और आज 2020 में भी इंडिया के साथ मिलकर चुनाव लड़े, इनकी राजनीतिक पूंजी कहां रही है इतनी? लोकसभा के चुनाव इसलिए जीत जाते थे कि लोकसभा में ऐसी पार्टियों के साथ आप रहे हैं जी जो केंद्रीय राजनीति में प्रभावी है। बिहार की राजनीति में तो कहीं प्रभावी नहीं रहे। हाँ, चूंकि 1%, 2%, 4%, 3% जो मतदाता है, यह इस चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महागठबंधन और एनडीए के बीच में मतों का कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं है। ये ढेर सारी चीजें आपको अपने मतदाताओं को रोके रखना है, और जो मतदाता असंतुष्ट हो रहा है उसको अपने पाले में लाना है। एनडीए की सबसे बड़ी ताकत रही है नीतीश कुमार जी की उपस्थिति, नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की छवि, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़ा होना, सामाजिक न्याय की राजनीति का समर्थक होना, ये सब चीजें खत्म हो गई। जिस करप्शन को लेकर के वो लालू यादव पे हमलावर होते थे, आज उससे बड़ा करप्शन उनके राज्य में है, चुप है वो। सामाजिक न्याय की बात कीजिए, मैं नहीं देखा हूं जो अभी गवई के साथ जो घटना घटी है, उस पर कोई टिप्पणी मैंने नीतीश कुमार की नहीं पढ़ी कहीं भी। किसी ने पढ़ी हो तो मैं नहीं कह सकता। मैं तो खोजता रह गया कि उनकी प्रतिक्रिया क्या, वो एक शब्द नहीं बोले हैं। घटना पे कोई उनका आक्रोश नहीं है। यह एसआईआर घटना आप ले लीजिए, एसआईआर घटना को लेकर के वो चुप है। कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि किसी के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है, नहीं हो रहा, किस संप्रदाय, किस जात, किस इलाके के लोगों का नाम काटे जा रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बार उन्होंने नहीं कहा। उनके अपने सुशासन पर यह विश्वास रहा है कि जब वो कहते थे कि जब जहरीली शराब पीने से लोग मर जाएं, तो कह देते थे कि जो पिएगा वो मरेगा। ये शब्द उनके बयान रहे हैं। कोटा में जब ये आप याद कीजिए, जब कोरोना का दौर आया, विभिन्न राज्यों के लोगों की अपनी अपनी गाड़ियां, बसें भेजी अपने बच्चों को या अपने नागरिकों को लाने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, जिसको जो जहां वहीं रहे। कहीं भी उन्होंने कोई इस तरह की पहल नहीं की। एक उनको अपने सुशासन का, अपने धर्मनिरपेक्ष राजनीति का, लोगों के सशक्तिकरण को लेकर के एक इतना आत्मविश्वास रहा है कि उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। लेकिन ये 2024 के चुनाव के बाद या उस दौर से ही नीतीश कुमार जी की जो साख है वो नीचे चलती चली जा रही है। जिन चीजों के लिए वो जाने जाते रहे हैं, वो सभी चीजें उनसे दूर हो गई है। तो एनडीए का सबसे बड़ा नुकसान तो मैं ये मानता हूं, गिरती हुई नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता। नीतीश कुमार जी को लेकर कि जो वहां के बिहार के लोगों में लोकप्रियता रही है, जिसके लिए लोग उनको पसंद करते रहे। बड़ा सवाल तो यह है, वह अपने लोगों को कितना जोड़े रख पाएंगे, मुख्य मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के मतदाता तो कहीं नहीं जाने वाला है, वो ठीक है, जितना है उतना है, उनके साथ रहेगा। चिराग पासवान की संभावना मैं इसलिए देखता हूं एनडीए में कि चिराग पासवान को यह लगता है कि अगर नीतीश जी की विश्वसनीयता कम हो रही है, भारतीय जनता पार्टी में कोई लीडरशिप नहीं है, तो वह एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि एनडीए से अलग होने की स्थिति में नहीं है। इंडिया दल समूह में तो नेता है, चिराग तेजस्वी यादव के अलावा कोई नेता नहीं हो सकता, और मजबूत नेता है। उनकी छवि को लेकर के, उनके समर्थक वर्ग को लेकर कोई भी बहस नहीं है। चिराग पासवान किस बात की राजनीति कर रहे हैं? वह इस बात की राजनीति थोड़ा कर रहे हैं कि मांझी जी मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे कोई मुख्यमंत्री बन जाए। वो तो
जगह भरना चाहते हैं नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार की जगह भरने के लिए उनका ये दबाव की राजनीति नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? लेकिन उस दबाव में एनडीए या भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू आ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। नाराजगी है, लेकिन यह नाराजगी इस तरह से हो जाएगी, मांझी साहब ने तो कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये तो नहीं कह पा रहे ना कि मैं एनडीए से अलग हो जाऊंगा। सवाल इस बात का है कि अगर आप एनडीए से होकर जाएंगे तो जाएंगे कहां? उनको उनके सामने तो संकट यह है, आज तो यह होने लगा सवाल ना कि मांझी जी के रहने से जो उनकी बिरादरी के लोग हैं उनको कितनी ताकत मिली। उनका लड़का एमएलए हो जाए, मंत्री हो जाए, उनके परिवार की कोई महिला, परिवार के लोग ही की ताकत बढ़ी है, उनके समुदाय के लोगों का कहां प्रतिनिधित्व बढ़ गया। सवाल इस बात का लेकर के है, तो उनको तो अपने लोगों को जोड़ने की इसका संकट है कि हमारे साथ लोग लगे रह जाए। इंडिया दल समूह तो बाकायदे लालच दे रहा है उन्हें कि हम आपके लिए करेंगे, हम आपके लिए करेंगे, हम आप करेंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बता दिया। मेरा अपना मानना है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रह करके या एनडीए में बने रह करके अपने राजनीतिक ताकत का एहसास कराते रहेंगे। छोड़ के चले जाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। इंडिया दल समूह में मेरा मानना है कि एनडीए की तुलना में स्थिति बेहतर है। उनका चेहरा साफ है मुख्यमंत्री का। सीट शेयरिंग को लेकर के भी कोई ऐसा नहीं मुझे लगता है कांग्रेस हो या कोई भी दल हो कि नहीं इतना ही लड़ूंगा, ये क्योंकि उनका पहला लक्ष्य है परिवर्तन। तो भारतीय एनडीए अपने आप को जोड़े रखे अपने समर्थकों को और अपने मतदाताओं को, ये उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। वो इस चुनौती इसलिए भी है कि नीतीश कुमार जी की लीडरशिप कमजोर हुई है। लीडर्स जो उनकी विश्वास के आधार थे वह कमजोर हुए हैं, खंडित हुए हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लीडरशिप में कहीं ना कहीं कमी आई है और कमज़ोर हुए हैं, ये सही कह रहे हैं। नीतीश कुमार को देखा जाए पंकज जी, तो यहाँ पर जो बात कह रहे हैं सुनील शुक्ला जी कि नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं, वो हर ढंग से कमज़ोर दिखाई देते हैं। इसमें अगर तेजस्वी यादव इनके साथ नहीं रहते हैं या जीतन राम मांझी इनके साथ नहीं रहते हैं, बीजेपी यहाँ अब बड़े भाई की भूमिका में खुद को रखना चाहती है, तब कैसे देखा जाए बिहार में एनडीए की सियासत, खासकर नीतीश बाबू पर फोकस्ड अगर बात की जाए तो? देखिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो पार्टी के रूप में उसका बहुत बुरी तरीके से क्षरण हो रहा है। अभी ललन सिंह के बड़े करीबी आदमी आरजेडी में शामिल हो गए, सबने देखा। वो कह रहा है कि हम जिस बात को शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं वो ये है, जिसकी मैंने पिछले शो में भी चर्चा की थी, कि एसआईआर में जो सीट्स पे सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, गोपालगंज है, सुपौल है, उसमें यदि हम पूर्णिया को छोड़ दें, उन सभी सीट पर लोकसभा में जेडीयू का उम्मीदवार जीता है। और इसलिए जेडीयू के लोग भी ग्राउंड लेवल पर इस पर चर्चा कर रहे हैं कि नाम काटने का तरीका गलत है। नीतीश कुमार और उसकी पार्टी के लोगों को यह शक भी है कि जिन जगहों पर उनके लोग ताकतवर है वहां पर उनके लोगों के नाम भी काटे जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से बड़े भाई की भूमिका में आने के लिए नीतीश कुमार को ज्यादा कमजोर कर रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आखिर उन सीट पर सबसे ज्यादा नाम क्यों काटे जा रहे हैं जिन पे जेडीयू लोकसभा चुनाव जीता था। अब हम आते हैं कि इस चुनाव के मुद्दों में जेडीयू की बीजेपी से अलग क्या भूमिका है। देखिए, जातिगत जनगणना के बाद में बिहार में सामाजिक न्याय का मुद्दा नए सिरे से उभर के आया है और जातिगत जनगणना में बहुत स्पष्ट छवि उभर के आई कि सरकारी नौकरियों में 4.9% भूमिहार है, कास्ट 6.8% है, मुस्लिम 3.5% है। लेकिन जो सबसे बड़ा ओबीसी का वर्ग है यादव, उसके केवल 1.55% लोग सरकारी नौकरी में। कुर्मी जो हैं जिनका प्रतिशत और कम है, उनके 3.11% लोग, कुशवाहा के 2% लोग नौकरी सरकारी नौकरियों में। लेकिन सरकारी नौकरी की इसलिए इस समय बात करना जरूरी, लगातार 20 साल से नीतीश कुमार सरकार में है और जो सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई उनके ड्यूरेशन की ही बड़ी संख्या है। वो सरकारी कर्मचारी 20 साल, 25 साल, 30 साल की नौकरी का होगा। सामाजिक न्याय में रिजर्वेशन को लेकर देखिए, केवल सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन बचा हुआ, वहां पर यदि
जिन जातियों की बड़ी संख्या है उनके लोगों की भागीदारी नहीं हो रही है, तो इसके ऊपर नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार की स्थिति है कि मानसिक रूप से इतने अव्यवस्थित दिख रहे हैं कि वो किसी चीज का जवाब ही नहीं दे पा रहे। साफ साफ लग रहा है कि उनका जो स्टेरिंग है वो बीजेपी के हाथ में, और बीजेपी उनका स्टेरिंग इसलिए थामे हुए है क्योंकि नीतीश कुमार के कारण उनको उम्मीद होती कि कुछ ऐसे वर्गों के वोट उनको मिल जाते हैं जो कभी भी बीजेपी को भूल के भी वोट ना दें। लेकिन जैसे शुक्ला सर कह रहे थे, पिछले 20 साल में नीतीश कुमार की विश्वसनीयता और लोकप्रियता इस समय सबसे निचले स्तर पर है, और शायद भारतीय जनता पार्टी इसी आपदा में अपना अवसर देख रही है। और मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा, इसी आपदा के अवसर में कुछ अवसर तलाशने के लिए उसने अपना छद्म विपक्ष तैयार कर लिया, जिसके अंदर प्रशांत किशोर और ये सब दल शामिल है। तो यदि हम दोनों गठबंधनों का प्लेइंग लेवल देखें तो इस समय महागठबंधन संगठनात्मक रूप से सीटों के बंटवारे के रूप में अपने चुनावी मुद्दों के रूप में बहुत स्पष्ट है, जबकि एनडीए में इसको लेकर घालमेल है। बस इस समय महागठबंधन यदि अपने मुद्दों को लेकर कसावट लेकर आता है, मतदाता सूची के अलावा दूसरे मुद्दों पर आज की तारीख में चर्चा करना शुरू कर देता है और उसके लिए कार्यकर्ताओं को ओरिएंटेशन करता है, तो मुझे लगता है कि एनडीए को ये चुनाव में तकलीफ होगी जीतने में। जी राजू जी जी, आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल राजीव जी, एनडीए को काफी ज्यादा दिक्कतें हैं निश्चित तौर पे, और संकट एनडीए का बढ़ता ही जा रहा है, और जितना वो समेटने की कोशिश करते हैं वो समेट नहीं पा रहा है। और समेटने की कोशिश राजीव जी जो की है एनडीए ने और वो सफल नहीं हो पा रहे, उसका मुख्य कारण ये लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जो पेच फंसाया हुआ था, और लगातार नीतीश कुमार जो हाथ बांधे और इस मुद्रा में खड़े रहे, तो वो एक दबाव बनाया जो नीतीश कुमार ने अपने तरीके से, और बीजेपी उनको घोषित नहीं कर रही। इससे सारी जो है वो गलत फहमियां एनडीए के अंदर फैली हैं। और नीतीश कुमार को अगर घोषित कर देते कि भाई यही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो सीटों के बंटवारे में भी चीजें तय हो जाती। भाई ठीक है, नीतीश कुमार भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते कि चलो ठीक है, चिराग पासवान को 25 सीटें दे दो, 10 हम अपने में से दे देते हैं, 15 बीजेपी अपने में से दे दे, जीतन राम मांझी को भी 15 दे दो, 5 हम अपने में से दे देते हैं, 10 बीजेपी अपने में से दे दे, या दोनों 7-8 करके दे दे। तो इस तरीके का एक समझौता हो सकता था, और ये राजीव जी एक प्रैक्टिकल चीज होती है किसी भी गठबंधन को चलाए रखने के लिए। गठबंधन तभी चलते हैं जब सभी दल गठबंधन के कुछ ना कुछ बलिदान करें। आप देखिए राजेश राम क्या कह रहे हैं, राजेश राम कह रहे हैं कि हम वही सीटें लेंगे जिन पे हम लड़ सकते हैं। हमारी कुछ सीटों पर भाकपा माले ने भी दावा किया है, कुछ पे मुकेश सहनी ने दावा किया है, हम उनसे एक पे एक बात करेंगे। तो अब बात होगी एक पे एक, तो ये समझाया जाएगा कि ये सीटें हमारी हैं, हम जीते हुए, या हम यहाँ नंबर 2 रहे, आप इसको छोड़ दीजिए, आप दूसरी सीट ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दब कर कुछ ना कुछ फैसला वहां हो जाएगा। वहां इस तरीके की कोई टूटन नहीं है। मुकेश सहनी का भी बयान आ चुका कि एकजुट है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, कल तक घोषणा हो जाएगी, ये मुकेश सहनी का बयान आ चुका, राजेश राम का बयान आ चुका, तेजस्वी का बयान आ चुका, एकजुट है सब कुछ, सबके बयान राजीव जी आ चुके। लेकिन एनडीए की तरफ से इस तरीके का कोई बयान देखने को नहीं मिल रहा है कि एनडीए एकजुट है और इसी शक्ल में चुनाव में जा रहा है। ये अभी तक ना मोदी जी की तरफ से आ रहा है, ना नड्डा जी की तरफ से आ रहा है, और ना ये आ रहा है राजीव जी अमित शाह की तरफ से। सिर्फ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अगर हमें नहीं मिला तो हम जो है वो चुनाव नहीं लेंगे। यानी वो भी एक तरीके की धमकी है कि हम चुनाव नहीं लेंगे, फिर हमारा मतदाता जहां चाहे वहां जाए। तो ये परिस्थितियां देखा जाए राजीव जी, तो वो जो सभा होशियार होता है ना, तो वो मोदी जी चूंकि सभा होशियार है, तो उनकी सभा होशियारी ने परिस्थितियां पैदा की राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कुछ इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए, और अभी बिहार में फिर से चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 2 चरणों में बिहार में चुनाव है, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को, रिजल्ट आना है 14 नवंबर को। लेकिन उससे पहले एसआईआर पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है, उसका इंतजार रहेगा। कल दिन भर सुनवाई होगी एसआईआर पे, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, और कल का दिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिन में 10 बजे चिराग पासवान ने पटना में अपनी
पार्टी के तमाम नेताओं की बैठक बुला ली है। तो क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होने जा रहे हैं और इसके बाद क्या जीतन राम मांझी भी अलग होंगे, ये सब कुछ, और इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा आखिर कैसे हुआ है, कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ेगी, आरजेडी कितनी सीटों पे लड़ेगी, वाम दलों को कितनी सीटें मिलेंगी, और मुकेश सहनी की पार्टी और एक चाचा जी भी हैं चिराग जी के, वो भी इधर हैं इंडिया गठबंधन में, तो वो कितनी सीटों पे लड़ेंगे ये सब हम देखेंगे। और इन सब के बीच उधर असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर ये क्या करने जा रहे हैं, साथ में आम आदमी पार्टी और बीएसपी भी। मायावती जी कल एक बड़ी रैली करने जा रही हैं उधर लखनऊ में, तो मायावती जी भी अब निकल के आई हैं कुछ राजनीति करने के लिए। अभी तक बैठी हुई थी, अब राजनीति उनको ध्यान आ गया है कि 27 में इलेक्शन है, 2027 में, और उससे पहले अभी बिहार में इलेक्शन है, और पिछली दफ़ा बिहार में मायावती की पार्टी यानी बीएसपी को एक सीट मिली थी, आपको याद होगा। तो ये सब कुछ भी है, तो इसीलिए अब उनका निकलना भी ज़रूरी है। तो बहुत ही घमासान होने वाला है और इन सब पर हमारी पैनी निगाह रहेगी। आप सब तमाम साथी ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और अपना विश्लेषण, बेबाक विश्लेषण करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, प्रशांत जी, पंकज जी, सुनील जी और प्रेम कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। और आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए शुएब अंसारी साहब लिख रहे हैं कि राजीव जी अब तो आप करोड़पति हो गए हो, मेरी दुआ है पूरी दुनिया में डीबी लाइव दिखे, पूरी दुनिया में जहां भी इंटरनेट है वहां आप देख सकते हैं, चाहे आप स्पेस में क्यों ना हो, आप स्पेस में हैं वहां भी आप देख सकते हैं डीबी लाइव को। बस करना यह है कि आपके साथ एक मोबाइल हो और उस मोबाइल में इंटरनेट हो, इतना है तो आप देख सकते हैं। यादव अभिषेक साहब कह रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी। और शाहिद नईम साहब भी हमारे साथ हैं, एके जी हैं, संजय सहगल साहब हमारे साथ बने हुए हैं, द किंग हमारे साथ बने हुए हैं, उदय प्रसाद सिंह अशोकनगर पटना बिहार से हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और भीम मुर्मू जी हमारे साथ SKS ब्लॉग भी हैं, रविंद्र बी पाटिल साहब गुड नाइट लिख रहे हैं, मोहम्मद अनवर साहब भी हैं हमारे साथ बने हुए, श्री किरण जी हमारे साथ हैं, सुनवाई में सिर्फ फटकारने का और फॉर्मेलिटी, बाकी कुछ नहीं है होगा, लेकिन फिर भी जुड़िएगा श्री किरण जी, देखेंगे कि क्या कुछ होता है। बंशीलाल धोलपुरिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कॉमरेड गुड नाइट लिख रहे हैं, और गुलाम नबी जी हमारे साथ बने हुए हैं, जयप्रकाश जी बने हुए हैं, और असलम चिश्ती जी लिख रहे हैं अगर चुनाव ईमानदारी से हुए तो एनडीए के नेताओं की जमानतें जब्त हो जाएंगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं असलम भाई। और उमर अली साहब बाय बाय सर लिख रहे हैं, और उदय प्रसाद सिंह साहब लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार अचेतावस्था में चले गए हैं, पहले से ही बिन पेंदी के लोटा की भूमिका में हैं। पलटू राम कुर्सी कुमार जी को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए। SKS ब्लॉग परमार बाबूलाल, उमर अली, सतीश कुमार और शहीद नईम साहब गुड नाइट लिख रहे हैं, उमर अली जी, और ऐसे तमाम साथियों, और 1 करोड़ के लिए अभिनंदन अभिनंदन लिख रहे हैं श्री किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और रजनीश कुमार जी भी हमारे साथ हैं, चंद्रशेखर साहू जी गुड नाइट लिख रहे हैं, और विजय यादव जी भी हमारे साथ गुड नाइट लिख रहे हैं, और मुईम खान साहब भी हमारे साथ, एके उदय प्रसाद जी, कमल सिंह मीना जी भी हमारे साथ हैं, जय जोहार आपको भी कमल सिंह मीना साहब। शिरावा जी गुड नाइट लिख रहे हैं, अहमद असादी जी हमारे साथ बने हुए हैं, और अंबे प्रसाद सिंह साहब भी हैं। गोदी मीडिया लोकसभा चुनाव 2024 में भी भाजपा को 400 पार दिखा रहा था, बिल्कुल सही। पूर्णचंद्र महाकुंड लिख रहे हैं राजीव जी बिहार में बीजेपी का थर्ड मैन प्रशांत किशोर किसका कैच पकड़ेंगे, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल सही पूर्णचंद्र महाकुंड साहब। और रति राम शर्मा जी भी हैं जो लिख रहे हैं चोर मचाए शोर, हार की बौखलाहट है, 0 सीट आएगी बिहार में, हारेगी कांग्रेस लिख रहे हैं रतिराम शर्मा साहब। मोहम्मद जीशन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक शिंदे जी भी बने हुए हैं, न्यूटन फिजिक्स स्टडी भी हैं, मेरा भी नाम लीजिए, न्यूटन फिजिक्स स्टडी आपका भी नाम ले रहा हूं, और जैफ बीन हरीश शेख भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप तमाम साथियों, आप सबका अनवर अहमद, अरुण नाथ क्लासेस, और बंशीलाल धोलपुरिया, मोहम्मद साजू, श्री किरण जी,
और लिख रहे हैं श्री किरण जी कि सर हम आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकते, सरकार से नाराज़ हैं, रंगा बिल्ला गैंग, मोदी गैंग, संघ गैंग से नाराज़ हैं, श्री किरण जी का लिखना है। और ऐसे द किंग तमाम साथियों, इस कार्यक्रम बख्तावर साहब भी हैं, इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे तो मुलाकात होगी ही, लेकिन उसके अलावा दिन में सीधे उधर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी होगा सुनवाई के दौरान SIR पर, वो सब कुछ हम लेकर आएंगे। तो जुड़िए दिन से हमारे साथ, और शाम को न्यूज़ पॉइंट में एक शानदार पैनल के साथ विश्लेषण तो आप तक हम पहुंचाते ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।